नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 17 सितंबर 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे किसको, एससीओ को देखेंगे, जो हाल ही में समरकंद में बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय या क्या चर्चाएं हुई हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम एससीओ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, एससीओ में कौन से कंट्री से उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों बनी हुई है और राजस्थान पर इसने 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों लगाया है। फिर हम देखेंगे जो GS3 से संबंधित है कि जो मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो टाइगर लाए जा रहे हैं, तो यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे कि बफर जोन क्या होता है, कोर जोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन्स क्या होता है और इनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनसे को भी देखने का प्रयास करेंगे। हम एशिया के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, जो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ग्लोबल ग्रुपिंग अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट एंड आल्सो इन्वॉल्विंग इंडिया इन एग्रीमेंट्स, तो उसमें देखने का प्रयास करेंगे एशिया के बारे में कि एशिया के बारे में जो भारत की जो द्विपक्षीय समझौते हुए किसके साथ, तुर्की के साथ क्या हुआ है, ईरान के साथ क्या हुआ है, उज्बेकिस्तान के साथ क्या हुआ है, तो इनको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर लाभ घटाया, तो यहाँ पर देखेंगे कि कच्चा जो क्रूड ऑयल होता है वो क्या होता है और क्रूड ऑयल से कैसे पेट्रोल, डीजल और जो ईंधन बनाया जाता है वो किस तरह बनाया जाता है। फिर हम देखेंगे कि खरीफ सीजन वाली फसलों की बुआई अंतिम चरण में पहुंची, तो यहाँ से हम क्लाइमेट चेंज से संबंधित उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं कृषि पर और जो फूड सिक्योरिटी उस पर कैसे असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में और ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूजेस यानी उपयोग के बारे में देखेंगे और सरकार की क्या पॉलिसी है जो ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। फिर हम MSCME के बारे में देखने की करेंगे कि इनकी जो परिभाषा है, संशोधित परिभाषा क्या है और किस तरह से ये काम करती हैं। फिर अंत में हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो वास्तुशिल्प है यानी जो पारंपरिक वास्तुशिल्प है वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका साबित कर सकती है, किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग की हो रहा है उसको रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं। उसके बाद हम एशिया के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम टर्की के मैप को जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद तुर्की के अनदर मैप को देखेंगे, उसके बाद हम क्रूड ऑयल को देखेंगे कि क्रूड ऑयल का कैसे उपयोग किया जाता है, किस तरह से उससे डीजल, पेट्रोल, ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल बनते हैं। उसके बाद हम जो क्रूड ऑयल है वो किस तरह से समुद्रों से निकाला जाता है, तटीवर्ती क्षेत्रों से। उसके बाद हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूजेस देखेंगे। उसके बाद हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे पूरी तरह से। उसके बाद हम ईरान की मैप को देखेंगे। उसके बाद हम ईरान के जो न्यूक्लियर से संबंधित जो क्षेत्र है उनको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम उज्बेकिस्तान की मैप को देखेंगे जहाँ समरकंद में हाल ही में एससीओ की बैठक हो रही थी। उसके बाद उज्बेकिस्तान के दूसरे मैप को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, ये वही अनदर मैप्स हो गया उसका। उसके बाद हम देखेंगे एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कोर जोन, बफर जोन किस तरह से निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम एनजीटी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि हरित ट्रिब्यूनल्स क्या हैं और किस तरह से ये काम करती हैं। फिर आखिरी में हम एक गूगल मैप को देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये खबर किससे संबंधित है। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ग्लोबल ग्रुपिंग से संबंधित है और उसमें अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट। और हम पहली खबर देख लेते हैं, इंडिया रशिया रिलेशन से संबंधित है ये। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच पीएम ने पुतिन से गतिरोध खत्म करने की अपील। पुतिन बोले, भारत की चिंताओं का हमें ख्याल, हम भी चाहते हैं जल्द खत्म हो गतिरोध। एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति के साथ पीएम ने की बायलैटरल वार्ता। तो कहीं ना कहीं जो कल ही उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में कहीं ना कहीं जो एससीओ की बैठक संपन्न हुई उसमें कहीं ना कहीं जो मोदी जी और पुतिन के बीच में बातचीत हुई और उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं की लोकतंत्र, कूटनीतिक कहीं ना कहीं वार्ताओं से पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो युद्ध है उसका समाधान निकालने की बात की है और कहा है कि इस समय यानी ये समय अभी युद्ध का नहीं है, इस समय कहीं ना कहीं जो कूटनीतिक
वार्ताओं के थ्रू समाधान निकालना चाहिए। और यूक्रेन की वजह से कहीं न कहीं जो विकासशील और जो कहीं न कहीं अविकसित देश हैं उनके कहीं न कहीं एक तरह से खाद्य संकट और ऊर्जा संकट खड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर भी कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। और कहीं न कहीं दोनों देश यानी भारत और रूस को मित्रता को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं दोनों देश एक दूसरे को नागरिकों को बगैर वीजा आ जाने की इजाजत देने पर भी कहीं न कहीं बातचीत चल रही है, ताकि इससे कारोबारी रिश्तों को और मजबूती दी जा सके। और रूस ने भारत को होने वाले उर्वरक निर्यात में 8 गुना वृद्धि होने की भी बात बताई है, ताकि कहीं न कहीं जो भारतीय किसानों को जो कहीं न कहीं दिक्कतें हो रही थी उर्वरक की कमी से, तो उनसे भी निपटा जा सके। अब देखते हैं हम अगली खबर। उससे पहले हम एससीओ के बारे में देख लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और एक तरह से सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन के लिहाज से कहीं न कहीं जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन भी है। और कहीं न कहीं 60% यूरेशिया की और 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कहीं न कहीं ये कवर करता है। और 30% से भी ज्यादा कहीं न कहीं जो ग्लोबल जीडीपी उसमें अपना योगदान देता है। इंडिया और पाकिस्तान कब ज्वाइन हुए थे? तो 2017 को ज्वाइन हुए थे। और ईरान 15 सितंबर 2022 को कहीं न कहीं एससीओ की मेंबरशिप उसे हासिल हुई है। और एससीओ की जो गवर्नड बाय द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, जो कहीं न कहीं एक तरह से सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी? एससीओ की। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कहीं न कहीं इससे पहले कौन सा था? तो संघाई 5 था। और इसका फॉर्मेशन कब किया गया? तो 15 जून 2001 को किया गया, जिसको लगभग 21 साल हो चुके हैं। ये किस तरह का टाइप का ग्रुप है? तो एक तरह से म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में, यानी पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना में। इसकी मेंबरशिप किसके पास है? तो चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके ऑब्जर्वर कौन है? तो अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया डायलॉग पार्टनर्स दिए हुए हैं। और गेस्ट अटेंडेंट जिसमें आसियान है, CIS है, तुर्कमेनिस्तान है और यूएन है। यानी जो तुर्कमेनिस्तान है जो सेंट्रल एशिया की एकमात्र कंट्री जो एससीओ में शामिल नहीं है। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट यानी सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग हो गई है। उसके बाद काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं हमारे, और काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, और उसके नीचे आती है काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। और कहीं ना कहीं यही जो एससीओ की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है यानी RATS, जो रेड काउंसिल है जिसमें कहीं ना कहीं रेड एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसके अंदर आती है। तो अभी हम देखेंगे कि जो कहीं ना कहीं जो RT के थ्रू कहीं ना कहीं जो आतंकवादी गतियों पर सहयोगी देशों के बीच में एक तरह से समन्वय और सहयोग बढ़ाने के पर बातचीत हुई है। तो वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ शामिल होती है। तो इस तरह से हमको इसके स्ट्रक्चर को भी देखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम मेंबरशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं जब स्टेब्लिशमेंट किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं उस समय संघाई 5 के नाम से जानते थे। तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, फिर उसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। और कहीं ना कहीं जो इसमें दिखाया हुआ कि ऑब्जर्वर, तो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान और ईरान अब कहीं ना कहीं जो एससीओ है उसकी मेंबरशिप शामिल ले चुके हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डायलॉग पार्टनर्स दिखाए हुए हैं, अब यहाँ पर मेंबर स्टेट दिखाया हुआ है जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो 2001 में कहीं ना कहीं इन्होंने मेंबरशिप ले ली थी। और इंडिया और पाकिस्तान 2015 में बात शुरू हुई और 2017 में जाकर कहीं ना कहीं इनको एससीओ की मेंबरशिप मिली। और हाल ही में किसको मिली है? तो ईरान को मिली है। कब मिली है? तो सितंबर 2022 में मिली है। और कहीं ना कहीं बेलारूस पर भी बातचीत चल रही ताकि उसको भी मेंबरशिप में शामिल किया जा सके, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया है। और इसकी एक्टिविटीज क्या होती है? तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी, मिलिट्री एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है और कल्चर कोऑपरेशन होता है। अब इसमें लिस्ट ऑफ समिट्स देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सितंबर 2022 यानी 15 और 16 सितंबर 2022 को कहाँ हुई? तो उज्बेकिस्तान समरकंद में हुई। और आने वाले साल में कहाँ होगी? तो कहीं ना कहीं भारत में और न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी इसकी समिट्स। और इसके लीडर्स दिखाए हो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कौन है? तो नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चाइना का दिखाया हुआ शी जिनपिंग और इधर रशिया का दिखाया हुआ व्लादिमीर पुतिन। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर राजस्थान पर लगाया 3000 करोड़ का जुर्माना। तो अब देखते हैं हम कि राजस्थान पर क्यों जुर्माना लगाया और एनजीटी वापस चर्चा में क्यों बनी हुई।
तो पहले इसको जोड़ के देखते हैं GS2 से यानी स्टैट्यूटरी बॉडी से, और GS3 से भी जोड़ सकते हैं यानी डिग्रेडेशन से, और एनवायरनमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी उनको बोलते हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से संसद द्वारा कानून पारित करके जिनका निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर राजस्थान पर 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये तो चर्चा का विषय हो गया कि किस वजह से चर्चा बनी हुई। और पीठ ने राज्य सरकार को ठोस व तरल कचरे का प्रबंधन एवं औद्योगिक इकाई के प्रदूषित पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं करने का दोषी ठहराया था। तो उसके पीछे कारण दे दिया कि क्यों लगाया जुर्माना। कहीं ना कहीं जो आसपास के क्षेत्र थे राजस्थान के, उनमें से जो सीमेंट व अन्य फैक्ट्रियां थी, इनसे निकलने वाले पानी से नदियों में हो रहे प्रदूषण को रोकने का प्रबंधन नहीं किया गया था, और इसी को देखते हुए NGT ने इस पर जुर्माना लगाया है राजस्थान सरकार पर। तो अब हम NGT के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी प्राधिकरण 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया है। ये एक विशिष्ट निकाय है जो कि पर्यावरण विवादों पर बहु अनुशासनिक मामलों सहित सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। अधिकरण 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित है। अधिकरण के समर्पित अधिकारों पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देना और उच्च न्यायालय के मुकदमों के भार को कम करने में भी मदद करना। ये 6 माह के अंदर कहीं ना कहीं जो मामले होते हैं उनके निपटारे करने के लिए एक तरह से अधिशासीन है। और अधिकरण की जो प्रधान बैठक होती है कहाँ होती है, तो नई दिल्ली में होती है। अब इससे संबंधित जो FAQs यानी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं। तो व्हाट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार 2010 में स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है जो केवल देश में पर्यावरणीय मामलों के निर्णय के उद्देश्य से विशेषज्ञता से सुसज्जित है। यह मानते हुए कि अधिकांश पर्यावरणीय मामलों में बहु अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल है जिन्हें एक विशेष मंच में बेहतर ढंग से संबोधित किया जाता है। ट्रिब्यूनल की स्थापना सुप्रीम कोर्ट, विधि आयोग और पर्यावरण पर राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों दायित्वों के अनुसार की गई थी। ट्रिब्यूनल को पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित मामलों में प्रभावी और त्वरित उपचार प्रदान करने का काम सौंपा गया है। ट्रिब्यूनल के आदेश बाध्यकारी हैं और इससे प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और क्षति के रूप में राहत देने की शक्ति भी शामिल है। अब व्हाट इज द ट्रिब्यूनल कंपोजिशन? तो ट्रिब्यूनल की 5 जोन उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में उपस्थित है और प्रिंसिपल बेंच नॉर्थ जोन में स्थित है जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। तो मध्य क्षेत्र की बेंच भोपाल में, कोलकाता में पूर्व क्षेत्र, चेन्नई में दक्षिण क्षेत्र और पुणे में पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ये इसकी जो ट्रिब्यूनल से कहाँ पर बैठती है। तो ट्रिब्यूनल का नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो प्रिंसिपल बेंच में बैठता है और इसमें कम से कम 10 लेकिन 20 से अधिक न्यायिक सदस्य नहीं होते और कम से कम लेकिन 20 से अधिक विशेषज्ञ सदस्य नहीं होते। अब देख लेते हैं कि वो may submit case to their tribunals and what sort of case are heard। तो राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 की अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 में उल्लेखित विधानों में शामिल पर्यावरण क्षति के लिए राहत मुआवजे की मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति यह न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटा सकता है। अब देख लेते हैं द स्टेट्यूस इन शेड्यूल 1। एक तो है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, दूसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और छठा है
पांचवा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बाद सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ट्रिब्यूनल के पास और प्रश्नों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े सभी सिविल मामलों का अधिकार क्षेत्र हैं। आर डिसीजन ऑफ द कोर्ट बाइंडिंग, तो हाँ, ट्रिब्यूनल के फैसले बाध्यकारी हैं। ट्रिब्यूनल के आदेश प्रवर्तनीय हैं और क्योंकि निहित शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान हैं। तो इस तरह से हमको हरित अधिकरण को देखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि किस कानून के तहत काम करता है, कब इसकी स्थापना की गई है और इसके जो फैसले होते हैं क्या वो बाध्यकारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से जो राजस्थान सरकार पर 3000 का जो जुर्माना लगाया है वो कहीं ना कहीं इसी थ्रू लगाया गया है। तो हमने देख लिया कि राजस्थान पर क्यों लगाया, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो ट्रीटमेंट न होने से कहीं ना कहीं जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा था उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं एनजीटी ने उस पर जुर्माना लगाया। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। लंबी प्रतीक्षा के बाद आज देश में होगी चीता युग की वापसी। तो अब ये किससे संबंधित है? जीएस3 कंजर्वेशन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं, कहाँ लाए जा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के कुन्नू पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाए जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए ये खबर महत्वपूर्ण रहती है हमारे लिए, क्योंकि हमने कल भी चर्चा की थी कि जो चीता है उसकी जो रेड लिस्ट बुक में क्या स्थिति है। हमने कल मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उनकी लोकेशन को देखने का प्रयास किया था। तो आज हम थोड़ी सी इसके बारे में अन्य बातें देख लेते हैं। तो चीता प्रोजेक्ट के तहत कहीं ना कहीं ये चीते लाए जा रहे भारत में, और कहीं ना कहीं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि जिसमें वन्य जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजा जा रहा है। हाथी व बाघ के साथ मनुष्यों के संघर्ष की घटनाएं देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अब इससे एक प्रश्न बनता है कि चीता प्रोजेक्ट तो लाया जा रहा है, तो इससे संबंधित क्या चुनौतियां हो सकती हैं? तो कहीं ना कहीं मानव वन्य जीव संघर्ष हो सकता है। दूसरा है कि जो पालमपुर है वो छोटा उद्यान है, तो शायद उससे कहीं ना कहीं उनको एक अनुकूलन की भी समस्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं नामीबिया से लाया जा रहा है, तो देखना है कि आगे आने वाले समय में और क्या इनके सामने चुनौतियां आती हैं। तो 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया। तो वर्ष 1947 में देश में आखिरी बार चीते देखे गए थे। तत्कालीन राज्य सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार यानी अब छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के जंगल में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने तब चीतों का शिकार किया था। वर्ष 1952 में भारत सरकार ने चीते की जो प्रजाति को क्या कर दिया था, तो विलुप्त घोषित कर दिया था। और कुन्नू पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान के कोर एरिया में चीतों के लिए कहीं ना कहीं जो क्वारंटाइन है वो बाड़े बनाए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन क्या होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ एक तरह से चर्चा में आया हुआ है। तो ये एक ग्राफ दिखाओ जिसमें जो जोनेशन टू इन टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर, तो सबसे बीच में क्या हो गया, तो कोर एरियाज हो गया। उसके बाद क्या हो गया, तो बफर जोन्स हो गया, और उसके बाद हो गया ट्रांजिशन जोन। और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन सेटलमेंट होता सकता है वो कहाँ पर होता है, तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन जोन्स होता है। और जो कोर एरियाज होते हैं वो एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, यहाँ जहाँ मतलब जो ह्यूमन गतिविधियां उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। और कहीं ना कहीं जो जीव जंतु होते हैं उन्हें एक तरह से कहीं ना कहीं कोर एरियाज में रखा जाता है, और यहाँ किसी को आवाजाही की अनुमति नहीं होती। बफर जोन में कहीं ना कहीं कुछ गतिविधियों को छूट दे दी जाती है, लेकिन वैसी गतिविधियां जो बफर जोन में जो वन्य जीव है उनको प्रभावित नहीं करती हो। और ट्रांजिशन जोन में कहीं ना कहीं एक तरह से ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है और छोटी मोटी गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जो इसका इकोसिस्टम है वो प्रभावित ना हो। ये एक अन्य मैप दिखाया हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं बीच में कोर जोन, कोर एरियाज, फिर बफर जोन और आखिरी में ट्रांजिशन जोन दिखाया हुआ, जहाँ कहीं ना कहीं जो ह्यूमन सेटलमेंट को दिखाया हुआ है। और ये एक अन्य मैप के थ्रू दिखाया हुआ है कि जो उड़ीसा में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हैं उसमें दिखाया हुआ कि किस तरह से जो मैप्स में दिखाया हुआ कि ये मैप दिखाया हुआ कि जिसमें कहीं ना कहीं ये कोर एरिया है, और ये उसके साइड में यानी उसके बाहर कौन सा क्षेत्र है, तो बफर जोन से ये दिखाया हुआ कि कोर एरियाज यानी कोर जोन, और उसके बगल में बफर जोन से, और इसके बाद कौन सा आता है, तो ट्रांजिशन जोन आता है। और बफर जोन किन दो जोनों के भीतर है, तो कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के भीतर है। और कोर जोन किसके अंदर आता है, तो बफर जोन के अंदर आता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव की तरह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं घुमाकर। इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है। अब देखते हैं हम अगली खबर। भारत एशिया देशों के बीच अधिक सहयोग व विश्वास का समर्थक, पीएम मोदी। तो हमने देख लिया कि किससे संबंधित जोड़कर देखना है इस खबर को। पहले तो सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया किसने, भारत ने।
कहीं न कहीं जो मोदी ने मौजूदा वैश्विक माहौल में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बताई। उन्होंने सदस्य देशों के सामने स्टार्टअप, नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मदद देने का भी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है और इस वर्ष 7.5% की आर्थिक विकास दर हासिल करेगा, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी की पुतिन समेत कई नेताओं के साथ बैठक हुई। तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति पुतिन के अलावा ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भी कहीं न कहीं जो बायलैटरल मुलाकात हुई है। अगले साल भारत में एससीओ की बैठक, तो भारत को वर्ष 2023 में एससीओ की मुखिया बनाया गया है। और यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की बड़ी चुनौती, तो पीएम ने भारत की तरफ से एससीओ देशों को 3 तरह से मदद देने का प्रस्ताव रखा है। एक तो स्टार्टअप और इनोवेशन पर विशेष कार्य समूह की स्थापना करने, दूसरा पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के बीच एक कार्य समूह का गठन करके, और तीसरा है मोटे अनाज की खेती व उपभोग को प्रचारित करने के लिए कहीं न कहीं जो मिलेट फूड का आयोजन करने। और उन्होंने खाद्य सुरक्षा के मौजूद विश्व की एक बड़ी चुनौती के तौर पर चिन्हित किया और मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने का एक इसकी संभावना पर भी कहीं न कहीं समाधान के लिए भी कहा है। अब देख लेते हैं कि आतंकवाद पर भारत तो ओबर पर चीन के साथ दिखा एससीओ। तो घोषणा पत्र को देखकर लगता है कि कहीं न कहीं जो सदस्य देशों की प्रमुख मांगों को कहीं न कहीं एक तरह से उसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। आतंकवाद के मुद्दे पर एससीओ भारत के साथ खड़ा दिखाई देता है, तो कनेक्टिविटी परियोजना के मामले में वह चीन के साथ नजर आता है। घोषणा पत्र में सीमा पर आतंकवाद समेत आतंकियों को मदद जैसे मुद्दे पर भारत की चिंताओं को तरजीह देते हुए और इसके खिलाफ सहयोग को बढ़ाने का आह्वान भी किया गया है। लेकिन संगठन के 9 में से 6 सदस्य देशों ने चीन की वन बेल्ट वन रोड यानी ओबर का समर्थन किया है। भारत चीन की ओबर परियोजना का विरोध करता है क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर से गुजरता है, जो भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता है। और कहीं न कहीं जो दूसरे देश है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और रूस ने ओबर का समर्थन करते हुए कहा कि इसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। और घोषणा पत्र में चीन की कनेक्टिविटी परियोजना को समर्थन देने की भी बात कही गई है। और संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर जो बातें कही गई वो एक तरह से पाकिस्तान की मुश्किल साबित हो सकती हैं। इसमें कहीं न कहीं कहा सदस्य देशों से कहा कि वे युवाओं को आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद की तरफ आकर्षित करने वाली ताकतों के खिलाफ साझी कोशिश करेंगे और तारीख सहिष्णुता को बढ़ावा देंगे और आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले के खिलाफ काम करेंगे। कहीं न कहीं आतंकवाद विरोधी ढांचे के तहत काम करेंगे। तो अभी हमने उसके स्ट्रक्चर में देखा कि जो RATA से कहीं न कहीं एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ काम करती हैं। तो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के तहत काम करने की घोषणा की गई है और आतंकवाद की आड़ में दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि किसी भी अपनी निजी स्वार्थ के लिए आतंकवाद व अतिवाद को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और सदस्य देशों के बीच यह सहमति बनी कि वे अपने राष्ट्रीय कानून व सहमति के आधार पर एशिया में सक्रिय व प्रतिबंधित आतंकवादियों और पृथकवादियों व अतिवादियों को एक सामान्य सूची बनाएंगे। तो ये तो देख लिया कि किस तरह से उसमें घोषणा पत्र में बातचीत हुई है, यहाँ भारत ने क्या अपने प्रस्ताव रखे हैं और किस तरह से इसकी बैठक हुई है और क्या चर्चा हुई है। अब देख लेते हैं कि जो भारत तुर्की के बीच आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा, तो ये G2 से किससे बायलैटरल रिलेशन से जोड़कर देख सकते हैं। तो तुर्की, ईरान और रूस के साथ तो द्विपक्षीय बातचीत की है, जिनमें कहीं न कहीं क्षेत्रीय और कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय संबंध उनको और मजबूत कराने पर बातचीत हुई है। कहीं न कहीं द्विपक्षीय संबंधों के साथ उनकी समीक्षा की गई है और आर्थिक संबंधों को और कैसे मजबूत बनाया जा सके। तो कहीं न कहीं जो तुर्की के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ कहीं न कहीं क्षेत्रीय वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की गई और आर्थिक संबंधों की समीक्षा की गई है और किस तरह से और सुधार किया जा सके दोनों के संबंधों में। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें कहीं न कहीं दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह के विकास की प्रगति की समीक्षा की और
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व का भी कहीं ना कहीं उल्लेख किया है। फिर ये तो ईरान के साथ हो गई, ये तुर्की के साथ हो गई। अब उज्बेकिस्तान के साथ जो मुलाकात हुई उसमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी यानी संपर्क, व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग को गहरा करने के तरीके पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई। तो इस तरह से देखना है कि उज्बेकिस्तान के साथ क्या हुई, ईरान के साथ क्या हुई और तुर्की के साथ किस तरह की भारत की बातचीत हुई है। तो अब हम ईरान का, तुर्की का, इनके मैप को एनालिसिस करते हैं। तो ये टर्की का मैप हो गया है, यानी अब देखते हैं हम टर्की के मैप पे। तो ऊपर कौन सा सी है, तो ब्लैक सी है, टर्की से इसकी सीमा लग रही, और नीचे मेडिटेरियन सी, इधर साइप्रस अवस्थित हो गया है, इधर नीचे, और इधर जॉर्जिया, इधर ईरान, और इधर इराक, इधर सीरिया, और इधर इस्तांबुल अवस्थित हो ही गया है, इधर बल्गेरिया अवस्थित हो गया है। अब हम इसके जो सी ऑफ मारमारा और ये इस साइड में एजियन सी अवस्थित हो गया है, जहाँ कहीं ना कहीं डार्डेनल्स स्टेट है। तो किन दो सी को जोड़ रही है, तो मारमारा सी और एजियन सी को जोड़ने का काम कौन सी स्टेट कर रही है, तो डार्डेनल्स सी जोड़ने का काम कर रही है। इधर बास्फोरस स्टेट किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, तो एक ब्लैक सी और एक कहीं ना कहीं जो सी ऑफ मारमारा को जोड़ने का प्रयास कर रही है। और इस्तांबुल कहीं ना कहीं जो बास्फोरस स्टेट है वहीं पर अवस्थित हो गए हैं। और ये नीचे टोरस माउंटेन्स अवस्थित हो ही गई हैं, और इसके बीच में इसमें कहीं ना कहीं एनाटोलिया का दिखाया हुआ क्षेत्र दिखा रहा है यहाँ पर। और इसके उत्तर में कहीं ना कहीं पोंटिक माउंटेन्स को दिखाया हुआ है। अभी हम अन्य मैप को देखते हैं, किसका, टर्की का ही है, जिसमें कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न टोरस दिखाया हुआ है और लेक वान कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके पूर्व की साइड में अवस्थित हो गई है। ये पोंटिक माउंटेन्स, और ये कहीं ना कहीं साकरिया नदी यानी जो लेक टूस से होकर निकल रही है, ये ये टोरस माउंटेन्स अवस्थित हो गई हैं। ये अंकारा जो इसकी राजधानी है, ये इस्तांबुल की बात कर ली हमने, जो बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये सी ऑफ मारमारा और ब्लैक सी को जोड़ने का काम कर रही हैं। ये डार्डेनस स्टेट हो ही गई है, जो सी ऑफ मारमारा और कहीं ना कहीं एजियन सी को जोड़ने का प्रयास करी। इसके दक्षिण में मेडिटेरियन सी और उत्तर में ब्लैक सी अवस्थित हो गया है। इसकी सीमा इधर यूरोप के बुल्गारिया से लग रही है, इधर जॉर्जिया से इसकी सीमा लग रही है, इधर आर्मीनिया से, इधर ईरान से, और नीचे साइड में इराक से, इधर सीरिया से इसकी सीमा लग रही है। और ये साइप्रस द्वीप अवस्थित हो गया है, इसके बीच में एनाटोलियन का पठार अवस्थित हो गया है। ये किजेल इरमाक नदी अवस्थित है, और ये यूफ्रेटस नदी कहीं ना कहीं जो टर्की से होकर निकल रही है और फिर सीरिया से होते, इराक से होते कहीं ना कहीं पर्शियन गल्फ में जाकर गिरेगी। और इसी के, और ये इधर टाइग्रिस नदी अवस्थित होगी, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से टर्की से ही निकल रही हैं। और ये दोनों, इन्हीं दोनों के किनारे कहीं ना कहीं एक तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो इस तरह से हमको टर्की का मैप को देखना है। अब हम ईरान के मैप को देखते हैं। तो ये ईरान का मैप हो गया, जिसमें इसकी सीमा किससे लग रही है, उत्तर में तो कैस्पियन सी से इसकी सीमा लग रही है, और दक्षिण में द गल्फ ऑफ पर्शियन, और कहीं ना कहीं इधर गल्फ ऑफ ओमान अवस्थित हो गई है। अब देखते हैं हम इसकी सीमा किन देशों के साथ लगती है, तो इधर पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, इराक के साथ, और एक इधर सऊदी अरब के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। इसमें हम देखते हैं कि जो यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर कहाँ है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इस्पाहान में दिखाया हुआ है कि कहीं ना कहीं यहीं पर इसके यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। उसके बाद देखते हैं हम कि जो रिसर्च रिएक्टर्स और रिसर्च फैसिलिटी कहाँ पर अवस्थित है, एक तो इस्पाहान में और एक तेहरान, जो कहीं ना कहीं एक तरह से इसकी राजधानी है। उसके बाद देखते हैं कि जो हैवी वाटर फैसिलिटी सेंटर कहाँ है, तो ये अरक में कहीं ना कहीं इसकी ये हैवी वाटर फैसिलिटी सेंटर है। उसके बाद यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी कहाँ है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से फोर्डुओ, क्योम और एक नतंज में कहीं ना कहीं अवस्थित है। उसके बाद जो यूरेनियम की माइंस कहाँ अवस्थित है, तो सगदान में कहीं ना कहीं जो यूरेनियम की माइंस अवस्थित हैं। क्योंकि ये क्षेत्र, ये अब हम इनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं जो ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर जो बातचीत चलती रहती है, चर्चा होती रहती है और कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी रहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्षेत्र पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि ये क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, किस देश से संबंधित है। और ये नीचे बुशहर कहीं ना कहीं जो दिखाया हुआ है, जहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से लाइट वाटर रिएक्टर है, और यहीं पर कहीं ना कहीं चाबार पोर्ट अवस्थित है। हम आखिरी में गूगल मैप में देखने का प्रयास भी करेंगे ईरान को। हम एसीओ को एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
एक तरह से रीजनल इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी अलायंस है इन्वॉल्विंग रशिया, चाइना और 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इसकी माइलस्टोन 1996 में कहीं न कहीं शंघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें कहीं न कहीं जो बिश्केक ग्रुप टू काउंटर बॉर्डर क्रिमिनलिटी यानी एक तरह से क्षेत्रीय विवाद थे उनको सुलझाने के लिए कहीं न कहीं स्थापना की गई थी। 2001 में उज्बेकिस्तान में कहीं न कहीं उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था किसमें, एससीओ में। और जून 2015 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेन डिक्लेरेशन साइन किया गया था। यानी अस्तित्व में कब आया, 2001 में। उससे पहले तो शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2008 में ईरान सबमिट ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर फुल राइट एससीओ मेंबरशिप, लेकिन शामिल नहीं किया गया था ईरान को। भी 15-16 सितंबर को ही कहीं न कहीं ईरान को शामिल किया गया है। इसमें सदस्य देखो को दिखाया हुआ है कि रशिया, इधर से चाइना, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और ईरान को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये एससीओ मेंबर स्टेट हो गए हैं। और ये एससीओ ऑब्जर्वर स्टेट दिखाया हुआ है, जिसको मंगोलिया को दिखाया हुआ है इधर। और ये मैप पुराना है, जिसमें कहीं कुछ चीजों को अपडेट नहीं किया गया है। इसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड नेबरिंग पॉलिसीज बिटवीन मेंबर स्टेट्स। कहीं ना कहीं एक तरह से प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिसीज, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, एज वेल एज एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इनमें कहीं ना कहीं सहयोग बढ़ाना, समन्वय बढ़ाना और ज्वाइंटली इंश्योर पीस यानी शांति, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, यानी एक तरह से क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कायम करना। एडवांसमेंट टू अ न्यू डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर्स। अब एससीओ की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, जिसमें काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट सुप्रीम हो गई, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, और फिर मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट, और फिर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। और उसके बाद आती है नेशनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसकी रेट्स की बात हम कर रहे थे। और 2002 में कहीं एससीओ का चार्टर आया है। फिर 2002 में रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी RATS को कहीं ना कहीं फाउंडिंग एग्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से हमको इसके मैप को देखते रहना था कि प्रीलिम्स से हो या चाहे मेंस से हो, जो भी प्रश्न बने हम उसके जवाब दे सके कि इसके गोल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसको कब स्थापना की गई थी और किस तरह का ये संगठन है। तो अब देखते हैं हम अगली खबर। अगली खबर से पहले एक बार हम उज्बेकिस्तान के मैप को देख लेते हैं। तो इसकी सीमा इधर दक्षिण की साइड एक तरह से तुर्कमेनिस्तान आ गया है, इधर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। और एरल से कहीं ना कहीं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित हो गया है। और ये ताशकंद कहीं ना कहीं जहाँ 1965 में कहीं ना कहीं जो लाल बहादुर शास्त्री उनकी मौत का रहस्य भी छुपा हुआ है। और इधर समरकंद जहाँ कहीं ना कहीं अभी एससीओ की हाल ही में सबमिट हुई है। ये एससीओ का माफ कीजिए उज्बेकिस्तान का अनदर मैप, जिसमें कहीं ना कहीं ये एरल से दिखाया हुआ है। एक किजिल कुम डेजर्ट बीच में अवस्थित है। और ये कहीं ना कहीं ताशकंद, ये समरकंद, ये कहीं ना कहीं सैरी दरिया नदी निकल रही है इसी के बीच से होकर कहीं ना कहीं इसके मतलब पूर्व की साइड से होकर। इधर अमू दरिया रिवर्स कहीं ना कहीं एक तरह से इसके दक्षिण से होते हुए कहीं ना कहीं इसके बीच से होते हुए अरल सी में जाकर मिल रही हैं। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। खरीफ सीजन वाली फसलों की बुआई अंतिम चरण में पहुंची। तो पहले देख लेते हैं कि इसको किससे जोड़ेंगे। तो GS3 क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट ऑन कृषि और फूड सिक्योरिटी से जोड़कर भी देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूखा प्रभावित राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं इस बार मानसून से कहीं ना कहीं जो कम वर्षा हुई है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरह से जो अल्पावधि के जो मोटे अनाज होते हैं उनकी फसलों की बुआई भी कहीं ना कहीं एक तरह से छुटपुट जारी रही है। कहीं ना कहीं जो पूर्वी राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं जो मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई, जिसका नतीजा क्या हुआ कि इन राज्यों में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले घट गया। और जिन राज्यों में दलहनी फसलों की खेती होती थी वहां इस बार मानसून की बारिश सामान्य से बहुत ज्यादा हुई, जिससे कहीं ना कहीं जो दलहनी की फसलों के जो रकबे को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो अब ये खबर हमने पढ़ ली, लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव किस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है अब उसका असर किस तरह से कृषि पे पड़ रहा है। तो कृषि के पर असर पड़ने से क्या कि धान की कहीं ना कहीं एक तरह से रकबा घटा है, जिससे कहीं ना कहीं जो धान का उत्पादन है वो कम होगा। दूसरा है कि कहीं ना कहीं इससे जो फूड सिक्योरिटी है, अब फूड सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं एक तरह से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कहीं ना कहीं गेहूं चावल मुहैया कराए जाते हैं, उससे में संबंधित कहीं ना कहीं
जो चुनौतियां खड़ी उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा है कि इससे कृषि प्रभावित नहीं होती, कृषि के साथ जो संबंधित उद्योग होते हैं वो भी प्रभावित होने लग जाएंगे। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं जो इंडियन इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से प्रभावित करने लग जाएगी, क्योंकि हमारा जो देश है एक तरह से आज भी कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश है, और जिसमें आज भी 70% जनसंख्या एक तरह से कृषि पर निर्भर है। और कहीं ना कहीं इस तरह से इस खबर को जोड़ना है, ताकि यहाँ पर इस खबर को हम कैसे दूसरे विषय से जोड़कर देख सकते हैं। अब देखते हैं अगली खबर, GS3 टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर देखेंगे। सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित का लाभ घटाया। तो केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की घोषणा की है, और इसके अलावा डीजल और हवा ईंधन के निर्यात पर भी कहीं ना कहीं जो शुल्क घटाया है। तो अब हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से पहले हम देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल चर्चा में बना रहता है वो क्या है, और किस तरह से जो पेट्रोल डीजल है उससे प्राप्त किया जाता है। तो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जो क्रूड ऑयल होता है यानी वो सबसे कच्चा ऑयल होता है, यानी एक तरह से जो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से निकाला जाता है कहाँ से, समुद्र तट से, जैसे मुंबई हाई बेसिन है तो वहां से कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल निकाला जाएगा। अब क्रूड ऑयल हमारे काम का नहीं होता, क्रूड ऑयल को कहीं ना कहीं रिफाइनरी में ले जाया जाता है, यानी जो रिफाइनरीज में भट्टियां होती हैं, एक तक फर्नेस होता है, उसमें इसको विभिन्न टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं गर्म किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो विभिन्न टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं जैसे हमें 25 से 60 डिग्री सेल्सियस बताया हुआ, जहाँ कहीं ना कहीं इसके ऊपर यानी इसके नीचे कहीं ना कहीं जो गैसोलीन प्राप्त होता है, फिर नेफ्था प्राप्त होता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो ईंधन होता है किसका, वायुयानों का, वो प्राप्त होता है। तो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स वो भी में प्राप्त हो रहे हैं, जैसे डीजल है, फ्यूल ऑयल है, और जो लुब्रिकेंट्स ऑयल्स होते हैं, बिटुमिन यानी जिसे हम डामर बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सब इसी के क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स है, जो कहीं ना कहीं हमें क्रूड ऑयल से प्राप्त होते हैं। ये पेट्रोलियम गैस दिखाई हुई है जिसको कहीं ना कहीं हम ईंधन के तौर पर, स्वच्छ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं आज एलपीजी में। तो इस तरह से हमको इस क्रूड ऑयल में एक जानकारी लेनी थी कि किस तरह से जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल किया जाता है और उससे जो विभिन्न प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल है वो हमेशा चर्चा में बना रहते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, घटे हैं, तो इसका महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका किन किन जैसे डीजल पेट्रोल पर अगर महंगाई पड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए डीजल महंगा होगा तो कहीं ना कहीं भाड़ा महंगा होगा, और भाड़ा महंगे होने से जो चीज वो ले जा रहा है वो चीजें महंगी होने लग जाएगी। अगर ईंधन अगर जो एपीटी पे यानी जो वायुयान का फ्यूल महंगा होने से कहीं ना कहीं जो किराया है टिकटों का वो महंगा हो जाएगा। गैसोलीन महंगी होने से कहीं ना कहीं जो यात्री परिवहन भी कहीं ना कहीं एक तरह से महंगा हो जाएगा। पेट्रोलियम गैस महंगी होने से जो कहीं ना कहीं एलपीजी सिलेंडर है वो महंगे होने लग जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो गरीब लोग, वंचित लोग, गरीब है और वंचित है, कहीं ना कहीं एक तरह से इसका इस्तेमाल करके ने की बजाय एक तरह से जो प्राकृतिक स्रोत जैसे लकड़ी है, कोयला है, कंडे, उनका इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो जो हमने उद्देश्य रखा है कि स्वच्छ ईंधन को प्राप्त करना है, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से चुनौतियां खड़ी होने लग जाएगी। तो इस तरह से इस खबर को हमें देखना है। 3 साल में 81,000 का हो जाएगा ड्रोन कारोबार। तो किससे जोड़कर देखना है, पहले तो जीएसटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसके यूजेस एंड सरकार की पॉलिसीज को बढ़ावा देने के लिए। तो देश में ड्रोन सेवा का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, और इस वजह से घरेलू स्तर पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में भी कहीं ना कहीं भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मैपिंग, रेलवे जैसे कई विभागों में कई की तरफ से कहीं ना कहीं जो निरीक्षण कार्य होते हैं उनमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा विभाग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ड्रोन कहाँ का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो खेती से जुड़े कामकाज, स्वास्थ्य सेवा, पंचायती राज सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा, शहरी विकास, रेलवे, सड़क परिवहन, कहीं ना कहीं बंदरगाह, खनन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सरकार ने इसके लिए क्या पॉलिसी लाई, तो देश को ड्रोन निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई की घोषणा की है, ताकि जो भारत है वो कहीं ना कहीं जो ड्रोन है उनके निर्माण में आत्मनिर्भर बन सके, और भारत इसका आने वाले समय में निर्यात भी कर सके। अब जो यहाँ पर एक तरह से जो 40 यूजेस फॉर ड्रोन्स यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर अनमेंड एरियल व्हीकल्स यानी जिसे यूएवी भी कहा जाता है, तो उसके उपयोग दिखाए हुए कि किस तरह से जो इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिकवरी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से जो अर्बन प्लानिंग एंड रियल एस्टेट आर्किटेक्चर और इंजीनियर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सिक्योरिटी सर्विस में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में, एग्रीकल्चर, और कहीं ना कहीं जो सिल्विकल्चर है, विटिकल्चर है, बिजनेस, कॉमर्स, और रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में। तो आप इसे जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जो पॉइंट लिख रखे हैं कि किस तरह से इनका इस्तेमाल किस तरह से इमरजेंसी में किया जा सकता है, डिजास्टर रिकवरी में किया जा सकता है।
तो एक बार इसे आप स्वयं प्रयास कीजिएगा पढ़ने का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केंद्र ने छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने छोटी कंपनियों की परिभाषा में बदलाव किया है। कंपनियों की पेड अप कैपिटल यानी चुकता पूंजी और टर्नओवर सीमा को संशोधित किया गया है। माना जा रहा है कि इससे कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। छोटी कंपनियों की चुकता पूंजी की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कारोबार की सीमा को संशोधित कर 20 करोड़ रुपए बढ़ाकर 40 करोड़ किया गया है। तब हम यहाँ पर एक बार जो एमएसएमई है उसको देखने का प्रयास करते हैं कि जो पुराना संशोधन, जो ओल्ड जो सिस्टम था वो क्या था और नया जो सिस्टम है वो क्या किया गया। यानी एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो उसका पुराना सिस्टम था और जो नया सिस्टम है, यानी जो एक तरह से जो रिवाइज सिस्टम 2020 में लाया गया था कि जो क्लासिफिकेशन है माइक्रो स्मॉल और मीडियम, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस है और जो सर्विस इंटरप्राइजेस है उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट है और जो टर्नओवर है उसकी क्या सीमा रखी गई है। तो यहाँ दिखाया हुआ कि जो ओल्ड सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना 25 लाख से नीचे रखा गया था, और हाल ही में जो संशोधन किया गया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में वो कहीं ना कहीं 1 करोड़ से नीचे। और जो टर्नओवर है वो पहले कितना था सर्विस सेक्टर में, मतलब दोनों में मिलकर जो सर्विस सेक्टर में कहीं ना कहीं 10 लाख से नीचे रखा गया था, लेकिन जो हाल ही में संशोधित किया गया उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से नीचे रखा गया है। फिर स्मॉल में कहीं ना कहीं जो पुराना सिस्टम था उसमें इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में 5 करोड़ से नीचे और इन्वेस्टमेंट इन सर्विस में वो 2 करोड़ से नीचे। और जो संशोधित है उसमें कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में वो 10 करोड़ से नीचे और टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए, तो उसको स्मॉल की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद मीडियम में जो पुराना सिस्टम था उसमें मैन्युफैक्चरिंग में 10 करोड़ से नीचे इन्वेस्टमेंट और सर्विस एंटरप्राइजेस में 5 करोड़ से नीचे, और जो संशोधित किया गया उसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से नीचे और टर्नओवर 100 करोड़ से अगर नीचे रहता है तो उसको कहने के मीडियम जो कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से हमको एमएसएमई को भी देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर। पारंपरिक वास्तुशिल्प को पुनर्जीवित कर रहे हैं वास्तुविद। तो जीएस वन से कैसे आर्किटेक्चर एंड इट्स रोल इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी कंजप्शन से इसको जोड़ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो पारंपरिक वास्तुशिल्प है उसको पुनर्जीवित ही क्यों कर रहे हैं वास्तुविद। तो जैसा कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है और उसकी जो घटना है वो धीरे धीरे असर पड़ता जा रहा है। जैसे अभी ऊपर हमने कृषि पर देखा कि किस तरह से भारत में जो मानसून का पैटर्न है उसको प्रभावित किया है कि कहीं सामान्य से अधिक तो कहीं सामान्य से कम बारिश हुई, तो उसका असर क्या पड़ा। तो कृषि पे कहीं ना कहीं जो जो दान है, जो दलहन है, उनके रकबे में प्रभाव, मतलब उसका जो रकबा है वो घटा है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका कहीं ना कहीं एक तरह से फूड सिक्योरिटी पे प्रभाव पड़ा, और इस फूड सिक्योरिटी का क्या असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक तरह से गरीबी है, भूखमरी है, पोषण की समस्या है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या खड़ी होने लग जाएगी। अब इनसे क्या असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक तरह से स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं जो खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चा कहीं ना कहीं एक तरह से जो फिर जो विस्कस साइकिल यानी जो गरीबी का दुष्चक्र है उसमें कहीं ना कहीं जो जनसंख्या है वो शामिल हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं उनको जो गरीबी से बाहर निकालने में बहुत ही मुश्किलें आने लग जाएगी। अब देख लेते हैं कि जो अधिक तापमान वाले देशों में हजारों साल पहले ही विकसित कर ली गई थी शीतलन तकनीक। तो देखेंगे कि शीतलन तकनीक क्या है। तो कंक्रीट और कांच का उपयोग करने वाले वास्तुशिल्प वास्तुकला की आधुनिक शैलियों ने गर्म जलवायु वाले दुनिया के कुछ हिस्सों के लिए स्थानीय निर्माण तकनीक को बेहतर अनुकूलन बनाया है। अब कुछ आर्किटेक्ट इमारतों को ठंडा रखने में मदद करने के लिए पारंपरिक तकनीकों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। भयंकर गर्मी, सूखा, आग लगने की घटनाओं, मौतों का सामना करना पड़ा है। हीट वेव ने कहीं ना कहीं अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो मौजूदा बुनियादी ढांचे की क्षमता के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए। तो अब वजह क्या है कि पारंपरिक वास्तुशिल्प जीवित करने का, तो ये यहाँ पर इसके कारण दे रहे कि क्यों वापस पारंपरिक वास्तुशिल्प को वापस उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। दुनिया के जिन इलाकों में तापमान बहुत ज्यादा है वहां हजारों वर्ष पूर्व से ऐसी इमारतों को डिजाइन करने का पारंपरिक तरीका विकसित किया गया है जो शीतलन की तकनीक पर आधारित है। अब शीतलन तकनीक क्या है, तो ऐसी तकनीक जो मकान या इमारत को ठंडा रखती है, यानी जैसे गर्मी है तो उसमें ठंडा रखने का प्रयास करेगी, अगर सर्दी का मौसम है तो उसमें कहीं ना कहीं जो घर है उसको गर्म रखने का प्रयास करेगी, यानी जो वातावरण है उसके साथ जो टेम्परेचर है उसको
अनुकूलन करने का प्रयास करती हैं। और कहीं न कहीं जो आर्किटेक्चर है उन्होंने जो वर्तमान में जो तकनीक मौजूद है इसे डुप्लीटेक्चर तकनीक कहा है। घरों या इमारतों को ठंडा रखने के लिए वास्तु कला के पारंपरिक वास्तु वो या तकनीकों की खोज के बजाय कंक्रीट ने ले लिया है। तो ये हाल की वर्तमान स्थिति बताई हुई कि हाल ही में कहीं न कहीं कंक्रीट ने जो पारंपरिक वस्तुओं का स्थान ले लिया, जिससे कहीं न कहीं आज हम और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसका प्रभाव देखेंगे हम। तो कंक्रीट निर्मित निर्माण की वजह से क्या हुआ है कि विश्व में एयर कंडीशनर यानी एसी जैसी तकनीक का विकास हुआ और धीरे धीरे इस पर निर्भरता बढ़ती चली गई और कहीं न कहीं इससे दुनिया भर में कूलिंग लोड को भी बढ़ावा दिया गया है और इससे मौसम से लड़ने को एक तो मिल गया, लेकिन यह कार्बन उत्सर्जन का बड़ा स्रोत बनकर उभरा। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह खतरा बनता जा रहा है और इसका विकल्प तलाशने पर भी कहीं न कहीं जो है चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। कुछ आर्किटेक्ट शोधकर्ता पारंपरिक निष्क्रिय तकनीक के पुनर्विकास और सुधार के लिए काम कर रहे हैं, जो ऊर्जा का उपयोग किए बिना इमारतों को ठंडा रखने में मदद मिल सके। जिससे क्या होगा कि एनर्जी कंजप्शन कम होगा। एनर्जी कंजप्शन कम होगा तो कहीं न कहीं जो हम एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो ऑयल या पारंपरिक जो स्रोत इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल कम होगा। इस्तेमाल कम होगा तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा और कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी कमी आएगी और वो कमी आने से कहीं न जो ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे रोकने में भी मदद मिलेगी। तो किस तरह से जो एक चीज है वो एक दूसरी चीज से जुड़ती जा रही है। यहाँ पर 3000 सालों से उपयोग हो रहा है विंड कैप्चर। तो यहाँ पर एक विंड कैप्चर का दिखाया हुआ है कि जो विंड कैप्चर, विंड टावर या विंड स्कूप मूल रूप से अरब देशों के वास्तुविदों द्वारा विकसित एक वास्तुशिल्प है। अब ये अरब देश यानी जैसा कि हमें पता है कि अरब देशों में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यानी जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, यानी जैसे उप सहारा ले सकते हैं जो कहीं न कहीं उप कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो वहां ठंडा रखने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, तो कहीं न कहीं विंड कैप्चर का इस्तेमाल किया। इसका उपयोग इमारतों में क्रॉस वेंटिलेशन और पैसिव कूलिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये एक चित्र दिखाया हो कि जहाँ ईरान के केंद्र में स्थित एक रेगिस्तानी शहर में जलाशय के ऊपर लगा विंड कैप्चर है। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक वास्तुकारों ने इस तकनीक को उपेक्षा की है और 21वीं सदी की शुरुआत में इसे वेंटिलेशन बढ़ाने, एयर कंडीशनिंग करने व बिजली की मांग को कम करने के लिए फिर से इसका चलन बढ़ा है। तो अब समझ में आई गया कि इसकी वजह क्या है कि इसको फिर से पुनर्जीवित करना है और इसकी निर्माण की लागत पारंपरिक हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर सिस्टम वाले समान भवन की तुलना में भी कम है। तो कहीं न कहीं इसकी लागत भी कम है जो पारंपरिक स्रोत हैं और वो कहीं न कहीं जो क्षेत्रीयता के अनुसार कहीं न कहीं एक तरह से अडॉप्ट कर लेते अपने आप को। विद्युत ग्रिड पावर विफल होने पर भी यह कार्य जारी रहता है क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ग्रिड पावर अगर विफल भी होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है। तो इस तरह से हमको देखना है कि यहाँ पर जो वास्तुशिल्प है किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने में मददगार साबित हो सकता है। तो अब हम एक बार ओबोर है वो प्रोजेक्ट को देख लेते जो अभी कहीं न कहीं एससीओ की बैठक में चर्चा का बिंदु बना हुआ था। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि किस तरह से जो चाइना की जो अपनी ओबोर प्रोजेक्ट है यानी वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कहीं न कहीं चाइना से होते हुए कहीं सेंट्रल एशिया से जोड़ते हुए और कहीं न कहीं जो यूरेशिया है, यूरोप है तक उस तक कनेक्टिविटी पहुंचाना चाहता है। यानी इसके जो ओबोर इसके 2 प्रोजेक्ट है। एक तरह से जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड है जो कहीं न कहीं दूसरा है वो समुद्र के थ्रू दूसरे देशों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना है। और भारत ने इसका विरोध किया तो उसकी वजह थी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कहीं न कहीं पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर से होकर निकल रहा है तो कहीं न कहीं भारत की संप्रभुता के लिए एक तरह से खतरा है। तो इसी को देखते हुए भारत ने इसका विरोध किया है और भारत मतलब चाइना की एक तरह से महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कहीं न कहीं वो एक तरह से भारत को भी कहना चाहता है यानी मोतियों की माला जो रणनीति उसके थ्रू। तो कहीं न कहीं उसने यहाँ साउथ चाइना सी में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, यहाँ मलक्का स्टेट्स में और कहीं न कहीं इधर कोलंबो, इधर केन्या, नैरोबी और कहीं न कहीं जो अफ्रीका देश है वहां तक भी अपनी पहुंच से बढ़ाना चाहता है। और दूसरा उसने जो सीपीसी है वो क्यों प्रोजेक्ट शुरू किया तो कहीं न कहीं वो चाहता है कि इसका विकल्प निकाला जा सके क्योंकि साउथ चाइना सी और इधर इंडियन ओशन में होकर उसको निकलना पड़ता है अगर अफ्रीका तक पहुंच बढ़ानी है। तो यहाँ कहीं न कहीं उसको भारत से एक तरह से चुनौती थी क्योंकि इंडियन ओशन में भारत से मुकाबला करने की उसकी ताकत नहीं है। इसीलिए कहीं न कहीं वो इस तरह से यहाँ से एक तरह से विकल्प ढूंढ रहा था कि इसके थ्रू कहीं न कहीं वो अरब देशों तक और अफ्रीका से और कहीं न कहीं यहाँ से पर्शियन गल्फ से होते हुए कहीं न कहीं मेडिटेरियन से होते हुए जो यूरोप है उस तक कनेक्टिविटी बढ़ा सके अपनी। तो इस तरह से हमको इसको देखना था ओबोर को।
अब हम गूगल मैप को देखने का प्रयास करते हैं। तो मुझे माफ कीजिए कि जो मैंने यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ बोला था, वो सही बोला था, ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी अवस्थित हो गई है और ये ईरान है। और जहाँ हम चाबार पोर्ट की बात कर रहे थे, वो चाबार पोर्ट यहाँ पर अवस्थित हो गया है। जो हारमुज स्ट्रेट है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो स्ट्रेट ऑफ हारमुज तो कहीं ना कहीं किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने का प्रयास करी, जिसे अरब की खाड़ी भी बोलते हैं। और किन दो देशों को अलग करी, तो एक ओमान को और एक ईरान को अलग कर रही है। और ये पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, जिसे चाइना विकसित कर रहा है और जिसकी सीपीसी की हम बात कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से होकर निकल रही है। यानी जो चाइना के जो शिनजियांग प्रांत से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को जोड़ने का प्रयास कर रही है। दूसरा है, ये चाबार पोर्ट की बात की, तो भारत चाबार का पोर्ट को विकसित करके क्या करेगा कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच को बढ़ा सकेगा। उसके बाद हम उज्बेकिस्तान को देखते हैं। उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद उसकी राजधानी हो गई, ये समरकंद हो गया, जहाँ अभी एससीओ की हाल ही में बैठक हो रही है। इसकी जो सीमा किससे लगती है वो देख लेते हैं। तो इधर कजाकिस्तान से लग रही, और दोनों के बीच में कौन सा सी आ गया, तो एरल सी अवस्थित हो गया दोनों के बीच में। क्या उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से लगती है, तो नहीं लगती है। इसके दक्षिण में और कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश अवस्थित है, तुर्कमेनिस्तान अवस्थित है। इसकी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। इधर तजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है, किर्गिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। और इसके बीच में कौन सी लेक अवस्थित है, तो अदियार यानी एडीआर इसकी लेक अवस्थित हो गई बीचों बीच में। अब हम ईरान को देख लेते हैं, जो हाल ही में इसको 15-16 सितंबर को शामिल किया गया एससीओ की मेंबरशिप में। तो इधर ऊपर की साइड तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। इस साइड इसकी इराक से सीमा लग रही है और इधर टर्की से भी इसकी सीमा लग रही है। उत्तर में किसके साथ सीमा लग रही, तो इधर अजरबैजान से और आर्मीनिया से इसकी सीमा लग रही। कैस्पियन सी से भी इसकी सीमा लग रही है। इधर पारिस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से इसकी समुद्र सीमा लग रही है। ये तेहरान अवस्थित हो गया है। अब हम टर्की को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये तुर्की यानी किन दो सागरों के बीच अवस्थित है, तो इधर ब्लैक सी और इधर भूमध्य सागर। अब ये एजियन सी सागर अवस्थित हो गया है और यहाँ पर ये मारमारा सी और ये इस्तांबुल अवस्थित हो गया है, जो कहीं ना कहीं इतिहास में हम इसका नाम सुनते रहते हैं। और ये वान झील अवस्थित हो गई तुर्की के पूर्व की साइड में। ये साइप्रस, जो टर्की की सीमा है वो किससे लग रही है, तो इधर जॉर्जिया से लग रही है, इधर आर्मीनिया से लग रही है और इस साइड में कहीं ना कहीं ईरान से इसकी सीमा लग रही है और ये इराक से इसकी सीमा लग रही है, इधर सीरिया से लग रही है। क्या लेबनान से इसकी सीमा लगती है, तो लेबनान से इसकी सीमा नहीं लगती है। ये एनाटालिया का अवस्थित हो गया है, ये अंकारा। और टर्की टर्की से भारत आना है किसी को, यानी तो अंकारा से भारत आना, तो किस रास्ते से आएगा, तो मेडिटेरियन सी से होते हुए कहीं ना कहीं जो स्वेज कैनाल है, यानी यहाँ से स्वेज कैनाल से होते हुए जो लाल सागर है, लाल सागर से होते हुए अदन की खाड़ी से होते हुए कहीं ना कहीं अरब सागर से होते हुए भारत पहुंच जाएगा। यानी कौन कौन सी स्टेट को पार करेगा वो, तो टर्की से भारत आने में आपने कौन कौन सी स्टेट को पार किया, तो एक तो है कि बाब अल मंडाप यानी लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली। उसके बाद है स्वेज स्टेट को पार करने के बाद, यानी दो स्टेट को पार करने के बाद भारत पहुंच रहा है। तो इस तरह से हमको इस गूगल मैप को देखना था। तो यही हमारा जो विश्लेषण समाप्त करते हैं। धन्यवाद।